This call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, स्वागत है उनका। हमारे बीच में श्री कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी एंडोक्राइन सिस्टम पे, और एंडोक्राइन सिस्टम पे हमारा दो क्लासेस हो चुके हैं और तीसरा क्लास आज जो है लास्ट क्लास है, जो कमलेश कुमार तिवारी जी आज उस पर लेंगे और उनका पुनः स्वागत है। तबीयत नासाज है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं क्लास जरूर लूंगा। इसमें थोड़ा सीजनल चेंजेस बहुत चेंज हो रहे हैं, तो परिवर्तन हो रहा है, सभी लोग प्रभावित हैं। तो तिवारी जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और प्रणाम प्रणाम साथियों को प्रणाम। एक्चुअली वो थोड़ा हो गया, बीच बीच में खांसी आ रही है, तो बीच बीच में ना खांसी होने से थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। आपने ट्रीटमेंट नहीं किया? ट्रीटमेंट किया है, लेकिन अब खत्म तो होगा नहीं ना, इट विल टेक टाइम। हाँ सर, एक्चुअली क्या ऑफिस भी जाना है, तो मैं शेयर करता हूँ थोड़ा। जैसे तो एंडोक्राइन सिस्टम पे जो पोर्शन बचा हुआ था, जैसा सर ने बोला, तो उसको हम शुरू करें। शीतल वासुदेव जी का स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है जी। शुरू हो गया। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस होगा आज बीच बीच में। स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं ना, अभी दिखा था पहले। अच्छा, जी अभी आ गया जी सर। हम लोग इसके पहले तक ये पढ़ चुके थे, बोन्स से रिलेटेड जो भी ये कैल्शियम और ये वाले थे, थायराइड वाले। हम लोग आगे चलेंगे इसमें। आइसोलेट ऑफ लैंगर है ना, इसको हम लोग पेनक्रियाज का एक पोर्शन है ये। ऑडिबल हो ना सर? हाँ ओके है। तो आज हम लोग स्पेशली बचे हुए पोर्शन पे थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पेनक्रियाज पर। पेनक्रियाज क्या है? एक ये एंडोक्राइन क्या है? एक्चुअली ये हेट्रोक्राइन। क्या है? हेट्रोक्राइन। पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन है। और पेनक्रियाज की लोकेशन आप देखेंगे तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पोर्शन में इसका हेड फंसा रहता है, ऐसा लिवर के नीचे। तो ये पेनक्रियाज है और ये हेट्रोक्राइन है। तो हम लोग दो तरह की बात कर रहे थे, एक एंडोक्राइन जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है, डक्टलेस इनको हम लोग बोलते हैं, हार्मोन सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन जो है ये ट्यूब्स के थ्रू अपना सीक्रेशन डालती हैं, अलग अलग जगह पे भेजती हैं जहाँ जरूरत होती है। जैसे एंडोक्राइन, जैसे ये पेनक्रियाज भेजती है ड्यूडेनम में, जहाँ एम्पुला ऑफ वाटर से वाला पोर्शन पे ड्यूडेनम में जाता है, तो वो एक्सोक्राइन पार्ट है। तो पेनक्रियाज को हेट्रोक्राइन कहा जाएगा। ये दोनों काम करते हैं, एंडोक्राइन भी करती है और एक्सोक्राइन काम करती है पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज को अगर देखेंगे तो इस तरह का एक सेक्शन है, और स्पेशली पेनक्रियाज को थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे। तो पेनक्रियाज का एक पोर्शन जो एंडोक्राइन पार्ट है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसका जो वजन है ना 70 to 80 ग्राम है, और ये नेचर वाइज हेट्रोक्राइन है। तो 99% एक्सोक्राइन है और 1% एंडोक्राइन है। जो इसको एक्सोक्राइन सिक्रेशन है वो ड्यूडेनम में डाइजेशन सिस्टम के लिए काम आता है। पेनक्रियाटिक जूस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ से निकलता है और वो हिपेटिक डक्ट के थ्रू वो दोनों मिलके
कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके और ड्यूडेनम में चला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि ये इंडोक्राइन है, जो 1% केवल काम है इसका। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें से कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनको आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस कहते हैं, वो हम लोग पिक्चर में देखेंगे। ऐसा अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे पेनक्रियाज का तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन दिखता है। तो इसमें देखेंगे कि 2 पोर्शन दिखाया हुआ है। जो बाहर वाला पोर्शन है ना, जो बाहर वाला पोर्शन है, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है थोड़ा, ये एक्सोक्राइन पार्ट है, और जो इनसाइड पार्ट है ये इंडोक्राइन पार्ट है। तो हम लोग इंडोक्राइन पे फोकस करते हैं, जिसमें कुछ सेल ढेर सारे पाए जाते हैं। कुछ 3 या 4 सेल पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक अल्फा सेल पाया जाता है जो ये ऐसे दिख रहा है, एक बीटा सेल पाया जाता है, डेल्टा सेल पाया जाता है, और एफ सेल। ये 4 मुख्य सेल हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जैसे द्वीप समूह पर अलग अलग सेल्स हैं ऐसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस। तो ये जो सेल है इनसाइड, जो इंडोक्राइन पार्ट में है, और ये सिक्रेशन करते हैं अलग अलग चीजों के। तो पेनक्रियाज से सिक्रेशन क्या क्या होता है, अगर अब हम देखेंगे तो पेनक्रियाज से जो सिक्रेशन है ये है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। ये मुख्य 3 लेवल की बात कर रहा है कि ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कैसे होते हैं इसको थोड़ा एक बार जानने की कोशिश करें। जो अल्फा सेल है ना, वो क्या करता है, ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज का जो अल्फा सेल है, जिसका अमाउंट करीब 15 to 20% होता है, ये ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। स्टिमुलेट क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस। और है क्या, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब हायर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा है। ये क्या करता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है और ग्लाइकोजेनेसिस कराता है। ये लीवर में जो ग्लूकागॉन पड़ा हुआ, लीवर में जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है, एक्चुअली होता क्या है, ब्लड में जब हायर अमाउंट ऑफ शुगर हो जाता है, किसी वजह से इनटेक करते हैं, तो इंसुलिन जो सिक्रेशन होता है जो बीटा सेल से, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, लीवर में होता है और लीवर में स्टोर होता है। बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल है हायर ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के। लीवर में इकट्ठा किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब भी हम इंटेक शुगर हायर करते हैं तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में शुगर इकट्ठा होता है। वो कौन कराता है, बीटा सेल कराता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। और जब ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है, किसी वजह से जब शुगर का इंटेक नहीं करते हैं, तो ये अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है और उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट करता है। ये साइकिल है। अल्फा सेल ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। कैसे, ग्लूकागॉन की हेल्प से। और बीटा सेल इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और वो लीवर में स्टोर होता है। तो अल्फा और बीटा सेल दोनों ही अलग अलग कार्य करते हैं। एक ग्लूकोज को लीवर में इकट्ठा करता है, दैट इज इंसुलिन, और एक ग्लूकोज को लीवर से जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जब हम भोजन इंटेक नहीं कर रहे हैं। तो हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या है कि ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर वो इंसुलिन का फंक्शन ज्यादा नहीं रहा या सही नहीं रहा तो ये ग्लूकोज बनाता रहेगा, इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। अल्फा सेल को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज ब्लड में बढ़ाता रहेगा जो लिवर में अवेलेबल है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसीलिए इसको ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो फंक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये करेगा अल्फा सेल, इसलिए ये है। तो अल्फा सेल का ये भूमिका है। और अल्फा सेल इसमें एंडोक्राइन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला शेप है, जैसे यही अल्फा सेल दिखाई दे रहा है। सॉरी, बीटा सेल जैसे मैंने बोला इंसुलिन रिलीज करता है और ये हायर ग्लूकोज को लीवर में कराता है
ग्लाइकोजेनेसिस, माने ग्लाइकोजेन बनता है। और ये हाइपोग्लाइसेमिक है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है और लीवर में इकट्ठा करने का काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन मेंटेन्स होमोस्टेटिस, मतलब एक ग्लूकोज लीवर में बढ़ाता है ब्लड में, लीवर से ले आके, और एक इस जो इंसुलिन है वो ले जाता है ग्लूकोज को लीवर में एज ए ग्लाइकोजन इकट्ठा करवाता है। तो ये दोनों होमोस्टेटिस मेंटेन करते हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल। एक डेल्टा सेल होता है, ये क्या करता है? ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये बाकी बहुत सारे सेल जो है वो रिलीज ज्यादा न करे अपना हार्मोन, उनको सप्रेस करता है। डेल्टा सेल जो बाकी अवेलेबल सेल्स है पेनक्रियाज में, उनके रिलीज को कंट्रोल करता है कि भैया तुमको रिलीज नहीं होना है, सप्रेस करता है, रोकता है। और एक है पीपी सेल या एफ सेल, ये क्या करता है? ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे सोमैटोस्टेटिन क्या करता है कि भैया तुम अदर हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं उनको रोको, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंसुलिन ज्यादा रिलीज होने लगा, ग्लूकागॉन ज्यादा रिलीज होने लगा, नहीं, ये बोलेगा कि अब रिलीज नहीं होना है, तो ये सप्रेस करता है। और पीपी सेल दोनों को करता है, इंडोक्राइन को भी करता है और एक्सोक्राइन को भी करता है। तो ये दोनों के रिलीज को, सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये चार मुख्य सेल हुए, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सेल बहुत सारे हैं। तो मुख्य भूमिका इंसुलिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन जो इनको कंट्रोल करता है। तो ये भूमिका हुई इन दोनों की, हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपो। क्यों बोलेंगे? हाइपो माने कम कर देगा और हाइपर माने बढ़ा देगा। तो ये फंक्शन है तीनों अल्फा बीटा सेल का, और एफ सेल और ये सेल का फंक्शन। सर जिसको हाँ। हाइपोग्लाइसीमिया होगी तो इसका मतलब उसका बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल है वहां पर। हाइप में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हाइपो माने ग्लूकोज कम हो गया जी, तो बीटा ग्लूकोज सेल कम हो गया मतलब बीटा सेल इंसुलिन की एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। इंसुलिन हायर एक्ट करेगा, अगर वो सारे ग्लूकोज को ले जाके लीवर के पास इकट्ठा कर देगा तो ब्लड में शुगर कम हो जाएगा। हाइपो माने कम हो जाएगा। तो अगर बीटा सेल हाइपर एक्टिव हो गया, हायर इंसुलिन देने लगा, तो आपके ब्लड से ग्लूकोज को ले जाके क्या करेगा? लीवर में इकट्ठा कर देगा। एक केस। दूसरा केस, अगर अल्फा सेल काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज को नहीं, जैसे हमने खाना एक दिन खूब खाया तो ग्लूकोज हो गया, दूसरे दिन हमने व्रत हो गया, किसी वजह से इंटेक नहीं किया, तो ग्लूकागॉन अगर ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करेगा, अल्फा सेल अगर ग्लूकोज को ब्लड में नहीं ले आएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों में कोई भी रिस्पांस, एक जो शुगर को ले जाके इकट्ठा कर रहा या दूसरा जो शुगर को ले आ रहा है ब्लड में, तो दोनों में किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती। क्लियर? जी सर, समझ गए ना? वर्चुअली रक्त के स्तर से ही नापा जाता है ना, बस ये ध्यान रखिए। सारे रक्त का स्तर जो होता है उसी पर ध्यान देता है। अंदर लीवर में ले गया तो वो अलग काउंट नहीं होता। इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया केवल रक्त के स्तर से ही तय होता है। आपको क्लियर हुआ है? जी सर हो गया। ओके, मैंने ये ध्यान रखना, हाइपो माने कम हो गया और हाइपर माने ज्यादा हो गया। जी। और ये हम लोग बोले थे सोमैटोस्टेटिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन के मध्य एडजस्टमेंट बनाए रखता है होमोस्टेटिस। अब अगर एक एग्जांपल है कि अगर 70 kg का कोई ह्यूमन है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में या ग्लूकोज के फॉर्म में इस अमाउंट में अप्रॉक्स रहता है। मसल्स में बहुत यूटिलाइज होती है तो 400 ग्राम है, लीवर के पास 100 ग्राम है, और ये वजन का 70 kg की बात हो रही है। ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20 ग्राम और बीजीएफ ब्लड ग्लूकोज ब्लड में कितना है? 80 ± 10 मिलीग्राम परसेंटेज। परसेंट का मतलब कि 100 ml का ब्लड लिया जाए तो डेसीलीटर भी कुछ लोग बोलते हैं। अगर 100 ml ब्लड लिया जाए तो बीजीएल जो है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 ± 10 70 to 90 आना चाहिए।
ये 100 ml ब्लड में है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं क्या है परसेंटेज इसीलिए दिया हुआ है। अगर ये 70 से माइनस हो गया तो हाइपो माने कम हो गया, 130 से ब्लड बड़ा हो गया तो हाइपर हो गया। तो यहीं से मेजर करेंगे कि 100 ml ब्लड में कितना मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में, बाकी ग्राम में हम लोगों ने बात किया था, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना है बॉडी में। तो कब हाइपो बोलेंगे कब हाइपर बोलेंगे, 70 माइनस हाइपो और 130 प्लस हाइपर, माने हाइपर माने ज्यादा। तो ये है, और ये दोनों की भूमिका है, दोनों सेल की, अल्फा सेल की भी और बीटा सेल की। ये डिस्ट्रीब्यूशन वही है, कहां कहां से आता है इसको आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। थोड़ा खांसी आ रही है, सॉरी। अब ये कह रहा है कि ये जो फ्लो चार्ट है ना मेटाबॉलिज्म की, कहां कहां से ग्लूकोज आ रहा है एक बार देख लीजिएगा। इसमें 100 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम 100 ml में है। ये पीरियोडिक, जैसे हम खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं तो 3-4 घंटे में इसका वेरिएशन हो सकता है। जैसे हम अभी खाना खाए 2 या 3 घंटे में ग्लूकोज का लेवल हायर हो सकता है। इसलिए भी जब हम ग्लूकोज चेक कराते हैं शुगर के नाम पे, तो वो बोलते हैं 2 घंटे बाद खाना क्या खाइए। उन्होंने बोला कि एक तो आपने बहुत देर से नहीं खाया है तो क्या है, और अब खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल कितना हो रहा है, ये डिफरेंस देखना चाहते हैं वो, कि इन खाने से इनपुट कितना बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है कि दोनों स्थितियां शरीर में लक्षण उत्पन्न करेंगी 3-4 घंटे का, महीनों और वर्षों में शरीर के अंगों पर अपना अमिट प्रभाव, इरिवर्सिबल प्रभाव छोड़ेंगे। अगर बढ़ जाता है ग्लूकोज तो इंसुलिन से कम करते हैं, और ये शरीर को सिखाए विशेषतः अस्थि पेशी और वसा ऊतकों में ग्लूकोज का प्रवेश और उपयोग। ये इंस्टेंट एनर्जी है पेशियों में 50%, वसा में 30 से 40 और लीवर में 5%। लीवर में कम था 100, हम लोग बोले ही थे। ये कह रहा है कि ग्लूकोज का वितरण जैसे वहां देखे थे, ब्लड में ग्लूकोज 80 mm पर 100 ml माने 400 ग्राम है, बाह्य में 20, और ये हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि यही है। ये कह रहा है कि उपरोक्त चारों ऊतकों को सेचुरेट करने के बाद जो बाकी वो है ग्लूकोज, वो एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट रहता है, और उसकी अनलिमिटेड है कैपेसिटी। फैट की जो कैपेसिटी है सेल की, वो ग्लूकोज को काफी ज्यादा अमाउंट में अपने पास इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ये फैट में होना नीचे अनलिमिटेड, क्योंकि ये बाद में और भी प्रॉब्लम्स होंगी जो हम लोग पढ़ेंगे। तो यकृत में संग्रह ग्लूकोज और वसा ऊतकों में संग्रह ग्लूकोज ही घटे ग्लूकोज का वही है, जो लीवर में है वापस आ जाता है, वो यही बात कह रहा है। यह उपलब्धता भी हार्मोन ग्लूकागान, एपिनेफ्रिन, कार्टिसाल, ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन पर निर्भर करता है। किसी कारणवश आइसलैंड की बीटा कोशिका इंसुलिन न बनाए तो क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये कह रहा है कि अगर कोशिकाओं को आवश्यक ग्लूकोज नहीं मिला तो वो रोएंगी और डायबिटोजेनिक हार्मोन की मदद से आगे आएंगी, जो लीवर से और वसा ऊतकों से ग्लूकोज निकालकर बड़े ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। इस प्रकार व्यक्ति का रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक। वही है, वापस ले आना है उस फंक्शन को, ये कहने की कोशिश कर रहा है। मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन जैसी स्थितियां, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वो यूरिन से निकलेगा और वो ग्लाइकोसूरिया, जो हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया की बात कर रहा है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अभी क्या बोले, जब फैट कोशिकाओं से फ्री फैटी स्टेट भूखी कोशिकाओं को उपलब्ध होगा, और ये कहने की कोशिश ये करें कि जब फैट से ग्लूकोज लेंगे, नॉर्मली हम ग्लूकोज कहाँ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से यूज करते हैं, लेकिन जब हम फैट से ग्लूकोज का यूज करेंगे, फैट को यूज करेंगे, तो रक्त में कीटोन बॉडीज में बढ़ेगी। मतलब अगर ब्लड में कीटोन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि फैट से ग्लूकोज यूज हो रहा है। ग्लूकोज सब जगह है, प्रोटीन के पास भी कुछ है, वो भी कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और फैट से भी कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आपके ब्लड में कीटोन ज्यादा मिल रहा है तो ये फैट यूज हो रहा है एज ए फ्यूल, माने फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं चाहते हैं,
हम चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट। और आप ये ध्यान देखेंगे जब प्रोटीन कन्वर्ट होता है तो दिक्कत होती है। प्रोटीन तो क्रिटिनाइन और क्रिटिनिन ये प्रॉब्लम होती है। क्रिटिनिन क्रिटिनाइन जब होता है तो प्रोटीन एज ए ग्लूकोज यूज होता है, फैट यूज होता है तो कीटोन आएगा, और नॉर्मल ग्लूकोज होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हाइपर या हाइपो जो होगा। लेकिन अगर वो कार्बोहाइड्रेट से यूज होगा, इसमें क्या कह रहे हैं, जब फ्री फैटी एसिड की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी तो प्रोटीन यूज होगा, और अगर प्रोटीन यूज होता है तो बॉडी गलेगी। देखे होंगे जो काफी लंबा व्रत रहता है, फास्ट रहता है या भूख हड़ताल पे, तो उसकी बॉडी गलने लगती है। गलने का मतलब क्या है कि उसके प्रोटीन से ग्लूकोज बनाया जा रहा है, और यहाँ पे क्रिटिनिन और क्रिटिनाइन मिलेगा ब्लड में। ये सभी घटनाएं डायबिटिक मेलाइटिस में मिलती है। डायबिटिक मेलाइटिस मतलब इस केस में ग्लूकोज की बात हो रही है। जब डायबिटिक इंसिपिडस की बात करेगी तो यूरिनेशन की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। जब व्यक्ति को इलाज न मिल रहा हो तो 3 लक्षण जाएंगे। 3P डिजीज भी बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटिस को, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है डायबिटिक मेलाइटिस की, तो ये 3 लक्षण आपको दिख सकते हैं। रोगी को खूब प्यास लगेगी, रोगी खूब खाना चाहेगा, या रोगी पॉलीयूरिया माने उसकी मूत्र की फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी, यूरिनेशन हायर हो जाएगा। तो डायबिटिक मेलाइटिस को 3P डिजीज भी बोलते हैं इसी के कारण, क्योंकि ये ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा यूरिन करेगा, और चूंकि उसको लगेगा कि ब्लड में नहीं है, सेल्स को नहीं मिल रहा है, तो वापस खाने की इंफॉर्मेशन ऊपर से आएगी कि ये खाना खाना है। बीटा सेल द्वारा इंसुलिन का श्रवण न होना 2 भाग में बांटा गया है। एक आनुवंशिक है और एक बाहरी कारण है। अगर किसी की हेरिडिटरी ही बीटा सेल काम ना कर रहा हो, क्योंकि ये इंसुलिन बनाएगा, ये नहीं बनाएगा तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा। तो अगर कोई आनुवंशिक रूप से मतलब पीछे पीढ़ी से उसको प्रॉब्लम है, हेरिडिटी है, और दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, कोई केमिकल डिस्ट्रैक्शन है, कोई इन्फेक्शन है, माने आनुवंशिक के अलावा जो यहाँ हो रहा है वो दूसरी कंडीशन है। तो डायबिटिक मेलाइटिस की में इंसुलिन न बनने का रीजन बीटा सेल है, और बीटा सेल 2 तरीके से गड़बड़ाएगी, एक हेरिडिटरी और यहाँ की बहुत सारी रीजन, ऑटो इम्यून है, मेंटल स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राइमरी क्या है, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस है IDDM, और दूसरा है नॉन IDDM, कि एक जो इंसुलिन के बिना काम ही नहीं चलेगा, वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना ही है, तो उसी को इंसुलिन डिपेंडेंट है। और अगर इंसुलिन डिपेंडेंट से नहीं चलेगा तो नॉन इंसुलिन है। मतलब वो व्यक्ति जिसको बिना इंसुलिन के काम नहीं चल रहा, और ये वो व्यक्ति जो इंसुलिन के बिना चल रहा है, माने बीटा सेल कुछ हद तक काम कर रही है। जैसे एक पिक्चर देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे कि क्या होता है कि सेल के ऊपर एक सेल रिसेप्टर होता है, इंसुलिन रिसेप्टर होता है। ये ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज लेवल पे ये इंसुलिन को वो करता है। इंसुलिन करता क्या है, एक तो वो काम करता है कि इकट्ठा करता है, दूसरा एक फंक्शन ये है कि सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है जो इंसुलिन को रीड करता है, वो इंसुलिन को रीड करते ही सेल के ऊपर जो ग्लूकोज का चैनल है जिसके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माने वहां रिएक्ट करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, तो ग्लूकोज का जो चैनल है इसका वो जो गेट है उसको बड़ा कर देता है। अगर ये गेट को बड़ा नहीं करेगा तो ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं करेगा, ग्लूकोज सेल में प्रवेश नहीं करेगा। तो इंसुलिन रिसेप्टर अगर इंसुलिन को रिसेप्ट करता है कि इंसुलिन है, तो वो ग्लूकोज को इनसाइड जाने देता है। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो इंसुलिन रिसेप्टर वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण ग्लूकोज का जो वो चैनल जिसे ग्लूकोज सेल में जाता है वो बंद हो जाएगा। तो इंसुलिन की अनुपस्थिति
नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी जो इंसुलिन की, वो क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल में नहीं आने देगा। ये भी एक काम है। अगर इंसुलिन नहीं जाता है, नहीं है या कम है, तो ये सेल में ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि सेल जो चैनल है इसका गेट बड़ा कर देता है। टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि हाई नहीं है, पैनक्रियाज फेल्यूर प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो सेल जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो रिसेप्टर एक्ट नहीं करेगा, और ग्लूकोज अवेलेबल है लेकिन सेल में नहीं जाएगा। इंसुलिन की अनुपस्थिति में इंसुलिन रिसेप्टर एक्ट नहीं करेगा और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज का चैनल है ये बड़ा नहीं होगा और ग्लूकोज को सेल में जाने नहीं देगा। ये एक फंक्शन है इंसुलिन का। और दूसरा क्या, टाइप 2 में क्या बोल रहे हैं, टाइप 2 में कम बनेगा। इंसुलिन पहले वाले में क्या था, हेल्दी था। टाइप 2 में अगर इंसुलिन कम बन रहा है, अब ये देख लीजिए, किसी वजह से जो अदर इफेक्ट है, जैसे पेनक्रियाज को प्रॉब्लम हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, स्टोन हो गया, इंक्रीज हो गया, डायबिटोजेनिक हार्मोन है, ये सारे डिजीज जो है ना, थायरॉक्सिन ग्रोथ, ये अगर किसी वजह से, ये क्या वजह हो सकती है, लिवर सिरोसिस, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, तो अगर ये लोग इंसुलिन बनने नहीं दे रहे, ये प्रभावित है, पेनक्रियाज प्रभावित है, तो इंसुलिन बनने नहीं देगा। एक केस था कि हेरिडिटरी नहीं बन रहा था, एक ये कि हमारे किसी कारण से दवा लेने से, इम्यून सिस्टम से इंसुलिन, पेनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, अगर इसको प्रॉब्लम हो गई तो इंसुलिन नहीं बनेगा या कम बनेगा। तो कम बनेगा तो भी काम नहीं करेगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा। तो पेनक्रियाज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन बनाने के लिए। एक केस हम लोग आईडीडीएम पढ़े, नॉन आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन का भूमिका ये है कि एक तो कन्वर्ट करता है ग्लूकागॉन, उसमें ले जाके लीवर में डिपॉजिट करता है ग्लाइकोजन में, और दूसरा गेट खोलता है। अगर हाइपर इंसुलिन हो गया, एक्सेस इंसुलिन हो गया, तो क्या करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था। अगर हाइपर इंसुलिन हो गया, बीटा सेल ने ज्यादा इंसुलिन दे दिया, तो ये ले जाके ब्लड में ग्लूकोज को लीवर में कलेक्ट, इकट्ठा करवा देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। आपका प्रश्न जो था उसका यही आंसर है, ब्लड में शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि हम इंटेक किए हैं, लेकिन ज्यादा इंसुलिन होने के कारण वो ले जाके ग्लूकोज को इकट्ठा कर दिया, इनको मिल ही नहीं रहा सेल को ग्लूकोज। तो हाइपर इंसुलिन होने से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और इस केस में आप शुगर इंटेक करा सकते हैं पेशेंट। तो ये रहा शुगर। थोड़े एड्रेनल ग्लैंड और भी चीजें, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड जो है, इसकी जो कंडीशन है, ये देखिए किडनी के ऊपर दोनों ओर ये एड्रेनल ग्लैंड होती है, दोनों किडनी पे ऊपर की तरफ। अगर इसका सेक्शन देखेंगे तो इस तरह है, ये सेक्शन है एड्रेनल ग्लैंड की। इसके बाहर वाले पोर्शन को कार्टेक्स बोलते हैं, कार्टेक्स, और अंदर वाले को मेडुला। हर जगह जो भी बाहर है उसको कार्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। तो ये अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये है इसका। तो किडनी के ऊपर अवेलेबल किडनी कहाँ है, L3 है, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहां सेम के आकार की है, आपने शेप देखी लिया, ये कहाँ पाई जाती है, ये है किडनी के ऊपर, ये दोनों दिख रहा है, तो लोकेशन इसकी है। क्या क्या करता है ये, जो कार्टेक्स है, कार्टेक्स ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना है, और जो अंदर वाला पोर्शन है मेडुला, वो नर्वस टिश्यू से बना है। दो तरह के टिश्यू से बने हैं। इन दोनों हिस्सों में दो भिन्न भिन्न बायोलॉजिकल स्वभाव के हार्मोन संश्लेषित और स्रावित होते हैं। कौन कौन से हैं, कार्टेक्स से क्या क्या नहीं सुना है, एड्रिनल कार्टेक्स से एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, एंड्रोजन 3 निकलता है कार्टेक्स से, और अंदर वाला पोर्शन जो मेडुला है उससे नॉन एपिनेफ्रिन
और एपिनेफ्रिन, ये दो निकलते हैं। ये कह रहा है कि ये जो निकलते हैं हार्मोन, ये जीवन के लिए अति आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं है तो उस बॉडी में सेल्स है, उनकी जीवन क्षमता कम हो जाती है, कम रहती है, वो झेल नहीं पाते हैं। तो टिश्यू को स्वस्थ रखने के लिए इन सिक्रेशन की आवश्यकता है। ये क्या एल्डोस्टेरोन, ये कहाँ से होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है, और इस पर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी का कंट्रोल नहीं है। इसका मुख्य भूमिका किडनी से संबंधित है। जो जेजी ऑपरेटर से श्रवण होने वाला रेनी एंजाइम है, वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है, फिर एल्डोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। ये क्या करता है? जब भी किडनी को ब्लड कम मिलता है, किडनी को सामान्य से कम ब्लड जब आता है, तो ये क्या करता है? डिस्टल ट्यूब, जो नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब है, उन पर अपना इंपैक्ट डालता है और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। क्योंकि चीजें वाटर और बाकी सारे चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं। किडनी के दो फंक्शन, एक फिल्टर और फिल्टर के बाद रीएब्जॉर्प्शन, जो मुख्य भूमिका है भी है। तो ये अगर किडनी को ब्लड कम मिलता है किसी वजह से, तो ये जो उसको ये लगता है कि ब्लड कम है बॉडी में, तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। किसका? सोडियम के आयन के साथ साथ जल का। तो जब इनका जल बढ़ जाएगा तो ब्लड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाए, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड जो निकल रहा था पानी वो नहीं निकलेगा, तो ब्लड बॉडी में बढ़ जाएगा निकलने की कंपेरिजन में। अगर निकल जाता तो कितना रहता, और एब्जॉर्ब हो गया तो बढ़ गया उसके कंपेरिजन। तो ये जल और सोडियम को जो रीएब्जॉर्ब करता है, इसके कारण ब्लड का लेवल मेंटेन हो जाता है। तो ये मुख्य भूमिका है, और इसमें हाइपोथैलेमस का कंट्रोल नहीं के बराबर है। दूसरा कॉर्टिसॉल है। ये एसीटीएच, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन से कंट्रोल होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये जो कॉर्टिसॉल है, इसका कंट्रोल एसीटीएच से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। मतलब ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, पीछे नहीं था। इसका काम क्या है? कि ये जो सामान्य दिनचर्या है उसमें इसकी कोई भूमिका नहीं, लेकिन जब किसी स्ट्रेस में गुजरते हैं, मानसिक आघात में गुजरते हैं, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, या कोई ऑपरेशन हुआ हो और आवश्यक तत्व की आपूर्ति न हो रही हो, तो सेल, अगर वो सेल क्या है, अपना काम करते करते सेल अगर थक गए हो, तो सेल की कार्य क्षमता कोई बढ़ाता है। ये क्या करता है? डायरेक्ट कुछ नहीं करता, लेकिन सेल अगर थक गए हो किसी कारण से, चाहे वो स्ट्रेस हो, हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रेन हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, मानसिक आघात, जो भी, या ऑपरेशन हो, अगर किसी वजह से सेल थक गए हैं और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कॉर्टिसॉल क्या करता है? उन सेल पे प्रभाव डालता है, और उनको ये स्ट्रेस और स्ट्रेस के कंडीशन से बचाता है, और सेल का जीवन काल परिस्थितियों को सुधारता है। ऊतक की कार्य क्षमता सामान्य से अधिक कर देता है। अगर आप थक गए तो आपकी कार्य टिश्यू की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, और मतलब सेल्स अपना कार्य अच्छे से करने लगते हैं। किस केस में? अगर वो थक गए बहुत सारी कंडीशन से और वो काम करने में परेशान है, उनको अपने को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कॉर्टिसॉल उनको थकने नहीं देता, उनके फंक्शन को नॉर्मल कर देता है। अगला है एंड्रोजन। ये क्या करता है? कॉर्टेक्स से भी निकलता है, तीसरा हार्मोन है, और यौवन अवस्था आने तक शारीरिक टिश्यू के डेवलपमेंट पे मदद करता है। ऊतकों में प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाना इसका काम है, माने सेल्स के पास प्रोटीन का सिंथेसिस जो है ये बढ़ा देता है एंड्रोजन। और दूसरा है मेडुला। मेडुला से ये नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दो सिक्रेशन होती है इनका। ये क्या करते हैं? एमिनो एसिड से एड्रिनल मेडुलरी कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एमिनो एसिड, नाइट्रोजन की भूमिका यहाँ पे है।
शरीर की सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व एंडिंग भी इसे बनाती है। ये कहाँ प्रभाव डालता है? हृदय की वाहिनियों पर विशेष प्रभाव डालता है। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाला यह हार्मोन हृदय में, मतलब अगर आप किडनी से देखें तो किडनी के ऊपर ये किस पे प्रभाव डालता है? हार्ट पर। हार्ट पर ये प्रभाव डालता है। कार्टिसाल की भांति रक्त वाहिनियों पे विशेष प्रभाव रखता है। कार्टिसाल की भांति इसका प्रभाव शरीर की समस्त कोशिकाओं पर कम अधिक पड़ता है। इसका श्रवण एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में नहीं है, कार्टिसाल में भी नहीं है। ये सामान्य दिनचर्या में काम नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी के केस में इसके न होने से कोशिकाओं का जीवन काल घट जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी टिश्यू की लाइफ कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या कहता है? अगर अचानक कोई दुश्मन आ जाए और आपको डिसाइड करना है कि भागना है कि लड़ना है, फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो उस केस में यह हेल्प करता है शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। ये दोनों हार्मोन उस केस में किसी विपरीत परिस्थिति में जो आपने सोचा नहीं इमरजेंसी है तो फाइट करे या फ्लाइट करे, तो उस केस में ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं। मतलब विशेष इमरजेंसी परिस्थिति आ गई जो आपने मेजर नहीं किया, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप भागे या फाइट करें, जो भी करना हो। ये क्या करते हैं? समस्त एड्रिनल हार्मोन्स हैव देयर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल हेल्थ। इन सारी चीजों पे इसका कुछ ना कुछ प्रभाव इन दो हार्मोन्स का रहता ही है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। शॉक की बात कर रहा है। शॉक का मतलब क्या है? जब पेरिफेरल जो ब्लड फ्लो है वो 40% से कम हो जाए तो उसको शॉक की स्थिति बोलते हैं। 40% का मतलब कि किसी रीजन से सेल्स को ऑक्सीजन और भोजन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो अमाउंट 40% हो गया नॉर्मल से, तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में कार्टिसाल, एल्डोस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होमोस्टेटिस करके शरीर में समस्थापन वापस लाते हैं। मतलब होमोस्टेटिस करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हो गया है तो बैलेंस करने का। होमोस्टेटिस का मतलब एक तरह से हम लोग पढ़े थे कि बैलेंसिंग करता है, कहीं एक तरफ ज्यादा हो गया तो दूसरी तरफ उसको ले आता है। तो शॉक की स्थिति में भी ये सारे हार्मोन होमोस्टेटिस का काम करते हैं। कहते हैं कि अगर कार्टिसाल हाइपर एक्टिव हो गया तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा डिजीज दिया हुआ, कसिंग सिंड्रोम। ये क्या बोलता है कि अगर, ये भी कहता है कि कार्टिसाल अकेले नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एंड्रोजन भी बढ़ता है। तो इसमें एक कसिंग सिंड्रोम रोग की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतर प्रौढ़ महिलाओं में इसके लक्षण मिलते हैं। कैसे लक्षण मिलते हैं? शरीर फूलकर चंद्रमा के बाद गोल मटोल हो जाता है, मून फेस। शरीर कैसा हो जाएगा? गोल मटोल हो जाएगा। एब्डोमेन फूलकर नीचे पेल्विक एरिया में लटक जाता है, पेंडुलस एब्डोमेन। गर्दन फूलकर कंधों में, कुछ ऐसे लोग होंगे देखेंगे कि उनकी गर्दन दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये फूल गई, इतना फूल गई है कि वो लग रहा है कि कंधे के साथ ही हो गई है। तो गोल मटोल हो जाएगी, पेल्विक लटक जाएगा और कंधे फूल जाएंगे। हाथ पैर में सूजन नहीं होगी, अपितु उनमें वेस्टिंग होने के कारण पतले स्पिंडली लिम्स दिखाई, लिम्स माने हाथ पैर पतले दिखाई देंगे। अगर जो रोगी को 4 पैर पे खड़ा, हाथ पैर पे खड़ा किया तो बुफेलो की तरह दिखाई देगा। ये कहने की कोशिश है कि अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसाल है तो मून फेस दिखाई देगा, एब्डोमेन लटका हुआ दिखेगा और गर्दन नहीं दिखेगी। तो ऐसा कोई पेशेंट दिखता है तो ये सोच सकते हैं कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसाल है। तो कार्टिसाल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। आवाज मोटी हो जाएगी, मूंछ दाढ़ी, सीने पेट और जांघों पर बाल उगाएगा, मानसिक चक्र गायब हो जाएगा, जननांग पेनिस की तरह बन सकता है महिलाओं का, ऐसा बॉडी में चेंजेस आएगा। इन रोगियों में रक्त ग्लूकोज स्तर, हाइपरग्लाइसीमिया
और रक्त सोडियम स्तर अधिक मिलेगा, और रोगी का रक्तदाब अधिक होगा, कैल्शियम की मात्रा कम मिलेगी। सोडियम अधिक होगा और कैल्शियम की मात्रा कम मिलेगी। तो ये कसिंग सिंड्रोम जो है, ये नॉर्मली महिलाओं में मिलता, मिल किसी में सकता, महिलाओं में मिलेगा जो प्रौढ़ है। तो इनमें ये सिंड्रोम, ये कॉर्टिसोल की एक्सेस के कारण है। और एल्डोस्टेरोन की हाइपर के कारण क्या है, इसमें पोटेशियम का स्तर घट जाता है, और मसल्स क्या होंगी, दुबली पतली हो जाएंगी, और हाइपर टेंशन होगा। कौन सिंड्रोम इसको बोलते हैं? ये कॉर्टिसोल की सक्रियता के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर पोटेशियम कम हो गया, ब्लड टेस्ट में पोटेशियम कम मिलता है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन है। उसमें पीछे कैल्शियम कम होगा कॉर्टिसोल के हाइपर होने में। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, माने बाहर की तरफ ही कॉर्टेक्स। जब तक 9/10 निस्क्रिय नहीं हो जाता, तब तक ये लक्षण नहीं आते, इनसफिशियंसी, माने वो अपना काम नहीं कर रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स माने बाहर वाला, कॉर्टेक्स माने बाहर वाला पोर्शन। इसके निष्क्रिय होने पर अनजान एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच अधिक श्रवण करने लगती है। एसीटीएच अधिक श्रवण करेगी तो कार्टिसाल क्या करे, ताकि आवश्यक कार्टिसाल की मात्रा संश्लेषित हो सके, मतलब सिंथेसिस हो सके। इसमें होने वाले लक्षणों को सामूहिक रूप से एडिशन डिजीज कहते हैं। माने अगर एड्रेनल कार्टेक्स में प्रॉब्लम है तो एडिशन डिजीज है। और क्या क्या है? पहला कार्टिसाल की कमी, स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्थितियों में शरीर का होमोस्टेटिस असंतुलित हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम या अधिक, श्वास गति अधिक कम, साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब है कि स्किन नीला पड़ने लगी, नेल और स्किन, साइनोसिस बने, या आस्पेशियों में ऐठन आने लगे। ये कॉर्टिसोल की कमी है। एल्डोस्टेरोन की कमी से क्या होगा? शरीर के तत्वों में आयरन एवं जल कम, रक्तदाब कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और पाचन तंत्र की कार्यशैली बिगड़ जाएगी। एसीटीएच और एमएसएच मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, और एसीटीएच चेहरे पर पिगमेंट पड़ जाएगा, हाथ और पैरों में क्रीसियस कर पर रंग हरा हो जाएगा, हाथ और पैरों में रंग आ जाएगा, मुख गुहा की म्यूकेस मेम्ब्रेन पे गहरे धब्बे, पैचेज। माने ये अधिक अगर हो गए एमएसएच और एसीटीएच तो कलर जो है चेंज हो जाएगा। वो ये कहने की कैरेक्टरिस्टिक्स का पिगमेंटेशन बढ़ जाएगा। एड्रुनल मेडुला की इनसफिशिएंसी, मेडुला जो है अंदर वाले की बात कर रहा है, अगर ये इनसफिशियंट हो गया तो क्या होगा? दैनिक जीवन में इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आकस्मिक परिस्थितियां जिसकी हम लोग बात किए थे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है, वो ये नहीं झेल पाएगा, और इस प्रकार दैनिक आकस्मिकताएं उनका जीवन काल घटा देती है। माने ये कंडीशन आएंगी तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन है वो मेडुला में अगर ये इनसफिशियंट हो गया, माने काम नहीं कर रहा, और अगर ये ज्यादा कर रहा है तो क्या होगा? हाइपरट्रॉफी है, मेडुलरी कोशिकाओं की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो फियोक्रोमोसाइटोमा है, ये कंपन की बात कर रहा है ये। इस रोगी में, इसमें रोगी को कभी कभी पायरोक्सिमल या सस्टेन्ड हाइपरटेंशन होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, एक्स्ट्रासिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, अधिक पसीना आएगा, और स्वभाव से डरपोक हो जाएगा। अगर कोई स्वभाव से डरपोक हो रहा है तो हाइपर एक्टिव ऑफ एड्रेनल मेडुला हो सकता है। ये हो गए किडनी की बात, किडनी पर एड्रेनल ग्लैंड की। अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिस की, मेल रिप्रोडक्शन जो एलिमेंट ऑर्गन है, इसकी बात करेंगे। भी शायद हम लोग पढ़े हैं इसको। ये कैसे होता? पीछे हम लोगों ने इसको देखा था, टेस्टिस को।
ये टेस्टिज है, स्क्रीन विजिबल है ना सर? जी सर, दिख रहा है। तो ये टेस्टिज है जिसको हम लोग पढ़े थे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल और ये सारी चीजें, उस पर चर्चा कम करना। स्पर्म बनाता है ये, और मुख्य भूमिका इसकी स्पर्म बनाने की है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये जो ट्यूबुल है इसमें बनते हैं स्पर्म, और इनमें जो भूमिकाएं हैं अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे करता क्या। ये देखिए, इट इज ए हार्मोन ऑफ यूथ। यह परिपक्व टेस्टिज, मेच्योर टेस्टिज द्वारा यौनावस्था से लेकर अनिश्चित उम्र तक जो ये काम करता है, ये एंड है। ह्यूमन जो मेल है उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम में स्पर्म का सिक्रेशन बनता रहता है एंड तक, इसकी लिमिट नहीं है। फीमेल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स है, वो खत्म हो जाता है तो वो नहीं बनता है। ये कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होकर एलएच के प्रभाव में डेवलप टेस्टिज के सेल ऑफ टेडिक से एक्टिवेट होकर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं। और इनके दो काम है, ये एक पिक्चर देख ले। हम लोग बोले थे ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, और यही यहाँ पर जो है सेल ऑफ लेडिक से टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये पूरा एक पिक्चर हम लोग पीछे देखे थे, इसको इसमें पढ़ लिए थे हम लोग। तो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनता है जिसके हम लोग बात कर रहे थे। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल वही था, ये वाली पिक्चर, ये है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और इसी में स्पर्म बनता है। तो ये कहता है कि बच्चों में टेस्टिज में सेमिनिफेरस ट्यूबुल सॉलिड होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन उन्हें ट्यूबुलर बनाता है, ट्यूबुलर बनाता है जिससे कि उसके अंदर जर्म स्पर्म बन सके, जर्म सेल जो बन सके। तो ये टेस्टोस्टेरोन वही बनता है टेस्टिज में सेल ऑफ लेडिक से। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल को ट्यूबुलर बनाता है। और दूसरा क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्थित जर्मिनल एपिथेलियम में जर्म सेल का प्रोलिफरेशन कराता है, मींस की स्पर्म बनाने की प्रक्रिया। इन जनरल एसोसिएटेड विद अदर हार्मोन, इट्स प्रिपेयर ए वाई टू प्रोक्रिएशन। वाई टू प्रोक्रिएशन मतलब स्पर्म बनने की क्रिया, और ये सारी जो एजेकुलेशन है, इन सारी कंडीशंस को मेच्योर करता है टेस्टोस्टेरोन। हम लोगों ने दिखाया था, फिर से ये दिखा लेते हैं पिक्चर। ये यहीं पे बनता है सेल ऑफ लेडिक्स। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये वाला एक, और ये डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। इनमें जो है ये बनता है, सेल ऑफ लेडिक्स से बनता है। ये सेल ऑफ लेडिक्स यहाँ से बनता है, अंदर जाता है स्पर्म को, इसको एबीजी एंड्रोजन बाइजिंग प्रोटीन लेके जाता है। इसमें सर्टोली सेल होते हैं। तो ये सारा फंक्शन यहाँ पे होता है इसी में। तो इसी की बात कर रहे हैं हम। एक्सेस बनेगा तो क्या होगा, ये क्या करता है ना, माने इस लायक बनाता है कि एक जो बॉय है वो इस कंडीशंस में आ जाए कि वो यूथ बन गया, वो न्यू जनरेशन के लिए प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये करता क्या है, इसके सहयोग में ग्रोथ है और एंड्रोजन है। अगर ये एक्सेस हो गया तो पहले प्रिपेयर कर देगा। एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, बिफोर प्यूबर्टी इट सेट्स इन ए सेक्सुअल, माने जब होना चाहिए उसके पहले ही कर देगा। इन एडल्ट लाइफ इस एक्सेस सीक्रेशन इंक्रीज लिपिड, माने ये एक्सेस कर देगा। तो अगर किसी की एज है कि इस एज में होना चाहिए, तो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन बनने से वो उसके पहले ही रेडी हो जाएगा इस सेक्सुअल प्रिकॉसिटी के, है ना। और अगर ये निष्क्रिय हो गया तो क्या करेगा, निष्क्रिय हो गया दो केस में होगा। भ्रूणावस्था में ये उतर जाता है, हम लोग पीछे पढ़े थे कि ये 3-4 महीने 7-8 महीने बाद ये नीचे वापस उतर जाता है, नहीं तो पेट में रहता है। उदर में किडनी के साथ होता है, जन्म के पूर्व स्क्रोटम में उतर जाता है। अगर ये नहीं उतरा ऑन डिसेंडेंट, तब इसका फंक्शन बराबर। हम लोग बोले थे कि 37 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो उसमें स्पर्म नहीं बनेगा, और वो उतर जाना चाहिए स्क्रोटम में। अगर ये स्क्रोटम में किसी कारण से नहीं उतरा तो इसका हायर टेम्परेचर हो जाएगा, और हायर टेम्परेचर स्पर्म बनाने के काम
नहीं आएगा, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा है 32 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसीलिए वो बॉडी से बाहर है। हम लोग दौड़े भागे कूदे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री के आसपास रहता है और बनता है। इसीलिए कभी कभी देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जाड़े में, तो वो स्क्रोटम चिपक जाता है बॉडी से जाके, क्योंकि उसको 37 डिग्री मेंटेन रखना, बॉडी से टेम्परेचर लेने की कोशिश करता है। तो यही कह रहे हैं कि अगर उतरा नहीं स्क्रोटम में, एक तो वो होगा, और टेस्टिस किसी घटना से नष्ट हो जाए, जब नष्ट ही हो जाएगा तो कैसे बनेगा, या शरीर में ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की डिफिशियंसी हो, तो ये दोनों माने टेस्टोस्टेरोन किसी वजह से डैमेज हो जाए या ये हार्मोन ना बने, तो टेस्टोस्टेरोन इफेक्टिव नहीं होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी। अनडिसेंडेंट टेस्टिस या टेस्टिकुलर एक्सीशन दोनों में व्यक्ति इनफर्टाइल हो जाएगा। अगर नहीं उतरा तो इनफर्टाइल हो जाएगा, और अगर ये डैमेज हो गया तो इनफर्टाइल हो जाएगा। अन्य हार्मोन की कमी के कारण व्यक्ति भी 6 हार्मोन इनफर्टाइल, और भी हार्मोन जो डिफाइन किया था वो नहीं होंगे, तो वो इनफर्टाइल हो जाएगा। ये एमआरएच की बात हो रही, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात हो गई। ये ओवरी की हम लोग बात कर लेते हैं। लोकेशन ये है ओवरी की फीमेल में, इसको अगर और देखना चाहें, ये 2 ओवरी है, फिलिपियन ट्यूब से जुड़ी रहती है, ये यूट्रस है, ये दोनों ओवरी हैं। तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे। ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इसके अंदर ये एक्टिविटी होती है ओवा की, ये वो अलग सब्जेक्ट है पढ़ने की। यहाँ पे जो है ना, ये जो छोटा ओवा होता है, बढ़ता है, जर्मिनेशन होता है, ये कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होकर एंड में डैमेज होता है। ये है एक ओवरी, मैंने क्या बोलते हैं, ओवरी। हाँ, ये एक पोर्शन है जिसको आप देखेंगे, ये एक शेप है, फिलिपियन ट्यूब से जुड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ से स्पर्म मूव करके आता है फिलिपियन ट्यूब के थ्रू, और इधर से वो जाता है, और यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, और वापस ये यहाँ पर यूट्रस में या आके चिपक जाता है जब वो प्रेगनेंसी होती है। तो ये ओवरी है। फंक्शन क्या है इसका, कहाँ पे होती है, हम लोग ने लोकेशन देखा, पेल्विक कैविटी में स्थित यूट्रस के दोनों और 2 सेंटीमीटर डायमीटर की ओवल एक ओवरी मौजूद है। हमने देखा उसको। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सेक्स हार्मोन 2 है, क्योंकि महिला का शरीर प्रोक्रिएशन में भाग लेता है, और उसके पास 9 महीने तक भ्रूण को पोषक तत्व, घर में जो भ्रूण है उसको पोषक तत्व प्रदान करता है, उसका पोषण करता है। एट प्यूबर्टी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएच, थायरॉक्सिन, और क्या होती है, इनके इन्फ्लुएंस में ओवरी परिपक्व होती है। किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ओवरी को परिपक्व, मेच्योर बनाने के लिए। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में ओवेरियन फॉलिकल का विकास होता है। इस ओवेरियन फॉलिकल के आउटर सेल लेयर में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन जो सिक्रेशन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सिक्रेशन कहाँ होता है, आउटर सेल लेयर। ओवेरियन फॉलिकल के आउटर सेल लेयर में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, और यही एस्ट्रोजन लड़की को युवती में कन्वर्ट करता है। शरीर में जो फैट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, चेहरे, बाह, कमर, जांग और नितंब को सुडौल बनाता है। मतलब एस्ट्रोजन क्या करता है, फिजिकल जो शरीर बॉडी है उसमें चेहरे, बांस, कमर और जांघों को सुडौलता प्रदान करता है, माने करेक्ट शेप में ले आता है, और सभी जननांगों को मेच्योरिटी प्रदान करता है, और स्तनों को दुग्ध उत्पादन करने लायक बनाता है। माने इसकी भूमिका एस्ट्रोजन का भी दुग्ध उत्पादन। ओवरियन फॉलिकल से ओवा निकलने के पश्चात
फॉलिकुलर सेल कॉर्पस ल्यूटेम में परिवर्तित होकर प्रोजेस्टेरॉन सीक्रीट करते हैं। वो जो पिक्चर मैंने दिखाई, ये देखिए यहां पर ये करके ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एग जो है ना इस तरह होते 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 ये जो नहीं होता, बचा हुआ पोर्शन कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसी का है। ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कराता है ओवा से। ओवा जब निकल जाता है तो बचा हुआ पोर्शन, और ये क्या करता है, युवती के जननांगों से संबंधित सभी ग्रंथियों को सीक्रेशन करने लायक बनाता है। ये बाकी लोगों को इस लायक बनाता है कि वो सीक्रेशन कर सके जो इनके फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है वो बॉडी में कन्वर्जन ले आता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है फैट को। माने बॉडी को अच्छा कौन बनाता है, ये तभी बनेगा जब ओवरी परिपक्व हो जाएगी, और ओवरी परिपक्व होने पर बॉडी को अच्छा करने का काम एस्ट्रोजन करता है। और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो अंग है उनको सीक्रेशन करने लायक बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, ये सीक्रेट कराता है। यूट्रस को फर्टिलाइज हुआ जाइगोट को इम्प्लांट होने के लायक बनाता है। हम लोग दिखाया था कि यूट्रस में कहाँ होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका काम ये कंटिन्यू रहता है। तो दो ये मुख्य रूप से सीक्रेशन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों ओवरी से सीक्रेट होते हैं। एक बॉडी को ठीक बनाता है और एक फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को सीक्रेशन के लायक बनाता है। अगर इनमें डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो, लड़की में युवती के लक्षण नहीं आएंगे। अगर नहीं आता, बॉडी वैसी नहीं बनेगी, प्रोक्रिएशन नहीं करेगी, माने ये दोनों हार्मोन अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होते हैं, सीक्रेट होते हैं, तो इनफर्टिलिटी होगी, युवती में वो करेक्ट सेकंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे जो डेवलप होते हैं। सेकंड का मतलब जो बाद में डेवलप होते हैं। और यौनावस्था आने के बाद इन हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी अनियमित होता है, और गर्भ धारण कर लिया तो अबॉर्शन भी हो सकता है। माने ओवरी की बहुत बड़ी भूमिका है इन सब चीजों में, सीक्रेशन में और बॉडी को ठीक करने में। तो ये है डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बहुत बड़े तिवारी जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। ये खत्म हो गया। देखिए 3 दिनों में 3 क्लासेस में पूरा खत्म हुआ है, और आप लोग इसको सुनिएगा और उसको अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, स्पेशली जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सेकेंड सेमेस्टर में एंडोक्राइन सिस्टम और थर्ड में जो है आपका नर्वस सिस्टम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं, तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, और अल्टीमेटली हम लोग ज्ञान को बढ़ाना है, हमको सबका ज्ञान बढ़े तभी फायदा है, और तभी मानवता कल्याण भी है। और खेमका सर को याद करने के लिए इन्हीं शब्दों में कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं नए क्लास के साथ। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम।